नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं जो कि देहरादून से मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां दोपहर 1 बजे का समय होगा। बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से इस दौरान बातचीत की जाएगी। केंद्र सरकार के आम बजट पर रखेंगे अपने विचार। तो बड़ी खबर, जहां कल देश का आम बजट पेश हुआ है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच का वो समय होगा जब सीएम धामी मीडिया से रूबरू होंगे और इस दौरान बजट को लेकर चर्चा करेंगे कि बजट में उत्तराखंड को क्या मिला है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से और बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम दिग्गजों का जो प्रेम है वो देवभूमि के प्रति बहुत ज्यादा है और एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से उत्तराखंड देवभूमि को बहुत ज्यादा बजट में ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय में आपदा आई थी, आपदा के बाद जो नुकसान हुआ है उसका भी विशेष ध्यान दिया गया, उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि देवभूमि के हाथ, उत्तराखंड के हाथ महज झुनझुना पकड़ाया गया है। शुभांगी भट्ट मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, बीते दिन केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया गया। उसमें किस तरीके से किन राज्यों को लाभ मिला है वो जरूर देखा गया है और उसमें उत्तराखंड को भी खास उम्मीद थी। मुख्यमंत्री ने खुद उम्मीद जताई थी कि उत्तराखंड को इस बार जो है विशेष बजट जो है वो मिलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बीते दिन वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है क्योंकि उन्होंने ये जानकारी भी दी कि उत्तराखंड को, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, आपदा प्रभावित क्षेत्र है और इससे पहले जब बजट आने से पहले जब वित्त मंत्रालय के साथ उनकी बैठक हुई थी तो उसमें कई सारे सुझाव भी राज्यों से मांगे गए थे जिसमें उन्होंने अतिरिक्त बजट की मांग की थी। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 18,000 करोड़ के करीब की अतिरिक्त बजट जो है वो संसाधनों के रूप में उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुनर्निर्माण के कार्य हो या हर वर्ष जिस तरीके से प्रदेश आपदा से ग्रसित रहता है, इस बजट में विशेष जो है वो उत्तराखंड को दिया जाना, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। ऐसे में चाहे यहाँ पर माउंटेन ट्रेल बनाने की बात हो, जो पर्वतीय राज्य हो, माउंटेन ट्रेल बनाने की बात हो या अन्य किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे विकास कार्यों को और गति दी जा सकती है, इस बजट से काफी लाभ पहुंचने जा रहा है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इस बार शामिल किए गए हैं बजट में, खासकर उत्तराखंड के पक्ष में, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो जानकारी देंगे कि उत्तराखंड को इस बजट से कितना लाभ होने जा रहा है। चूंकि देखिए राज्य सरकार की तरफ से शुभांगी कहा जा रहा है कि देवभूमि के हित में इस बार का बजट है और सर्वव्यापी सर्वोपरि है, लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर है कि महज झुनझुना देवभूमि के हाथ में पकड़ा दिया गया। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से विपक्ष का भी जिक्र किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीते दिन ये देखने को मिला है कि तमाम, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायकगण हो, सभी द्वारा इसकी प्रशंसा की गई कि उत्तराखंड को विशेष रूप से जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आया कि जिस हिसाब से यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, जिस हिसाब से यहाँ पर ग्रीन बोनस की हमेशा से मांग की गई है और जिस हिसाब से यहाँ के जो आम जनता है उनको यहाँ बजट से उम्मीद थी, ये बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है और विशेष फोकस जो है उत्तराखंड पर नहीं रहा है। तो ऐसे में जो आरोप लगातार कई सारे फैक्ट्स के साथ विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए भी आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करते हुए नजर आ सकते हैं, इसका जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं कि आखिर किन किन फैक्ट्स के तौर पर उत्तराखंड पर विशेष फोकस है। 18,000 करोड़ की जो बात की गई है कि अतिरिक्त यहां पर बजट दिया जाएगा संसाधनों के रूप में, उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और कई सारे फैक्ट्स हैं जो अभी तक खुलकर नहीं बताए गए हैं बजट के बारे में, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक मुख्यमंत्री वो बातें पहुंचाएंगे। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात अगली खबर की, जहां केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। अब इसे बीजेपी के विधायक खजान दास ने सर्वव्यापी और सर्वहित का बजट बताया। विधायक खजान दास की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार का बजट सर्वव्यापी बजट है जिसमें हर वर्ग, गरीब, युवा, महिलाओं का ध्यान विशेष तौर पर रखा गया। विधायक ने बजट को पूरे देश और उत्तराखंड के लिए बेहतर बजट बताया। विधायक खजान दास ने बजट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। गरीब तबका, युवा, महिलाओं के लिए और विशेषकर जो ऐसे पेशेंट हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, भारी बीमारी से, किसी बहुत ऐसी ग्रसित बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, ऐसी बीमारी जो ग्रसित है उनके लिए सस्ती दवाइयाँ उन्होंने की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए, बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। और बजट में किसी भी प्रकार की, जिस तरह से जो टैक्सेस बढ़ाना
अभी बहुत सारी कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, बहुत बड़ी बात है ये। इसको सर्वव्यापी और सब के हित का बजट इसको माना जाएगा और मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी का और अपने देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केंद्रीय बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए भी कोई कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं उठाया गया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारतीय पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं से सरकारी लूट जारी रहेगी। पूरे देश में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणियां हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की कोई राहत केंद्रीय बजट में अनाउंस हुई हो। उत्तराखंड को तो कुछ मिला ही नहीं। उत्तराखंड जिसमें 2027 में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे, इतनी भयंकर आपदा 2025 में आई। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा राहत के लिए हम सोच रहे थे कोई पैकेज अनाउंस होगा, कोई विशेष योजना अनाउंस होगी, वो भी अनाउंस नहीं हुई। केवल एक ट्रैकिंग हब, इस तरह का एक जुमला इस्तेमाल हुआ है। अब कैसे ट्रैकिंग हब बनेगी? अरे भैया, उत्तराखंड को प्रकृति ने पर्वत, घाटियां, नदियां, जंगल, वन्य जीव, ये तो सब प्रकृति ने दिया हुआ है। तो अब ट्रैकिंग हब कैसे बनाएंगे, ये बात समझ से परे है। मैं समझता हूं उत्तराखंड स्पेसिफिक भी राज्य को कुछ नहीं मिला और देश की जनता को भी केंद्रीय बजट ने निराश किया। इस बीच एक बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां दीपक को लेकर राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी की तरफ से अपने पोस्ट में मेंशन किया गया है कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि संविधान और इंसानियत के लिए वो लड़ रहे हैं। बीजेपी संघ संविधान को रौंदने की साजिश कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का वो प्रतीक है। जहां उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। तो आपको बता दें कि कोटद्वार के दीपक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से किया जो आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के जो दीपक हैं, जो कोटद्वार के दीपक हैं, वो देश के हीरो हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, इस बार का बजट सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना है, जहां बीजेपी के विधायक खजान दास ने एक बार फिर से कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि जब बजट सत्र गैरसैंण में हुआ था, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि अगला बजट सत्र हम गैरसैंण में करेंगे और अभी तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ। तारीख का ऐलान तो हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में मिल बैठ करके तय करेंगे और इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट में ये बजट की शुरुआत होगी। और शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि गैरसैंण में बजट सत्र होगा, इस चीज को लेकर पहले से ही संकेत दिए जा रहे थे और एक बार फिर से खजान दास जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने इस बात को दोहराया, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं। तो तारीख को लेकर कोई भी असमंजस की स्थिति है क्या? देखिए, ये बात पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि ये बजट सत्र जो होगा इस बार गैरसैंण भराड़ीसैंण में किया जाएगा, क्योंकि पिछली वर्ष भी ये तय किया गया था, लेकिन वहां पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था उसकी वजह से वहां पर सत्र नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अब ये स्पष्ट हो चुका है कि गैरसैंण में ही बजट सत्र होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो कैबिनेट है, उन्होंने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वो तारीख का ऐलान करेंगे, तारीख तय करेंगे कि कब वहां पर सत्र होगा। लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि होली के बाद मार्च में ये गैरसैंण सत्र जो है वो हो सकता है। अभी फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां तमाम जो है वो शुरू हो चुकी है। अब वहां भराड़ीसैंण में जो जितना भी काम है, मेंटेनेंस का जो काम पूरा चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है लगभग। यहाँ पर भी जो वित्त विभाग है वो लगातार जो प्रस्ताव आ रहे हैं विभागों के द्वारा बजट को लेकर, उसका निरीक्षण कर रहा है और तमाम तैयारियां विभागों को लेकर पूर्ण हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो उस तारीख का, जब मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे कि कब गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। लेकिन शुभांगी, क्या विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराई जा रही है?
देखिए, विपक्ष तो हर बार ही ये कहता नजर आता है कि आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराना चाहिए। हालांकि जी। उनका मुख्य जो विपक्ष का जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि सत्र की अवधि कम होती है। अभी फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है कि कितने दिन ये सत्र चलेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन अगर इस बार भी ये देखने को मिला कि सत्र की अवधि कम है तो जरूर विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उनका जी। हमेशा से ये आरोप रहता है कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता और 2 से 3 दिन में सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, ताकि जनता की आवाज को सत्र के अंदर सदन के अंदर ना उठाया जा सके। ऐसे में फिलहाल इंतजार केवल तारीख का है और कितने दिन की इसकी अवधि जो है वो रहने वाली है, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद विपक्ष जो है इसको लेकर विरोध दर्ज करा सकता है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की हो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड में कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल ने किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब इस बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट और न्यायालय की टिप्पणियों के मामले को लेकर संवेदनशील बना दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की एक पोस्ट से सियासत हलचल पैदा हो गई है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कैंपा फंड में लूट और सरकारी संरक्षण का आरोप। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में 2019 से 2022 के बीच कैंपा फंड के प्रबंधन में कई खामियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब ₹13.86 करोड़ की राशि को इनएडमिसिबल एक्टिविटीज यानी अनुमन्य दायरे से बाहर के कार्यों पर खर्च किया गया, जिनमें भवनों के नवीनीकरण, व्यक्ति विशेष से जुड़े खर्च, टाइगर सफारी कार्य और आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज जैसे उपकरणों की खरीद शामिल थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वनीकरण और वन संरक्षण के लिए निर्धारित धन अन्य मदों में खर्च हुआ और योजनाओं के संचालन में देरी और प्रक्रियागत कमियां पाई गई। देखिए, कैंपा फंड जो है वो तो विशेष रूप से वनों के संरक्षण के लिए और वन संबंधी गतिविधियों के लिए, भूमि संरक्षण के ऐसी चीज़ों पे खर्च होता है। और नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी ने सही आरोप लगाया है कि ये सरासर लूट है और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के संरक्षण में वन विभाग में ये लूट मची हुई है। जिस फंड का उपयोग कैंपा फंड का वनों के संरक्षण के लिए आया था, वनीकरण के लिए आया, वन से संबंधित गतिविधियों के लिए आया, उससे यदि लैपटॉप और आईफोन खरीदे जा रहे हैं तो ये तो लूट है। और ये लूट निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण में हो रही है। सरकार केंद्र से जो फंड का रोना रोते हैं, जंगलों में बेइंतहा जंगली जानवरों का, वन्य जीवों का इतना भारी प्रकोप है, इतना आतंक है, लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। इसी मुद्दे को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तराखंड सरकार और सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि वन संरक्षण के लिए मिलने वाला पैसा अफसरों की विलासिता पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग और मानव वन्य जीव संघर्ष से जूझ रहे फील्ड कर्मचारी पर्याप्त संसाधनों के बिना काम कर रहे हैं, जबकि फंड का इस्तेमाल प्राथमिक जरूरतों पर नहीं हुआ। कांग्रेस ने कैंपा फंड के उपयोग की न्यायिक या सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपी अफसरों का तत्काल निलंबन हो, गलत आवंटन की राशि की वसूली की जाए, फील्ड कर्मियों को प्राथमिकता पर संसाधन दिए जाएं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी नैतिक जिम्मेदारी तय हो। कांग्रेस का कहना है कि ये मामला लापरवाही का नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार का है। उत्तराखंड की जनता और जंगल दोनों से धोखा किया गया है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कहीं बाघ के हमले से, कहीं भालू के हमले से और कहीं हाथियों के हमले से रोज लोग मारे जा रहे हैं। और सरकार के जो कारिंदे हैं और सरकार के जो संरक्षण में है, कैंपा फंड का लूट मची है, दुरुपयोग हो रहा है। आईफोन, लैपटॉप और घूमने फिरने की गाड़ियों का मैं समझता हूँ खरीद फरोख्त हो रही है और ये निरंतर निश्चित रूप से सरकारी संरक्षण में होने वाली लूट है। जिस फंड का उपयोग लोगों की सेवा के लिए किया जाना था, वनों के वनीकरण के लिए होना था, वनों की गतिविधियों के लिए होना था और वनों से, वन जीवों से संरक्षण के लिए होना था, उस फंड का इस प्रकार दुरुपयोग होना निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है कि ये सरकार के संरक्षण में लूट है।
बीजेपी सीधे सीधे आरोपों को खारिज नहीं कर रही है। उसका कहना है कि होमगार्ड मामले की तरह अगर कोई अधिकारी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि 1% भी गड़बड़ी मिलती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर 1% भी कहीं पे गड़बड़ है तो पुष्कर सिंह धामी जी उनको छोड़ने वाले नहीं है। वैसे तो हमारे वन मंत्री का मामला है, वन मंत्री नहीं छोड़ेंगे पहले तो। अगर बात आगे बढ़ गई तो मुख्यमंत्री जी उस को चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जिसने भी गड़बड़ किया वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपने इसका उदाहरण अभी भी देखा होगा, ताज़ा उदाहरण आपको मिला है कि होमगार्ड में जो जिस तरह का कार्य हुआ है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की गंभीरता तब और बढ़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान राज्य से पूछा कि वनीकरण के लिए आवंटित धन से गैजेट्स क्यों खरीदे गए और इस पर स्पष्टीकरण मांगा। बाद में राज्य सरकार के मुख्य सचिव की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कार्यवाही बंद कर दी। साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं होना सुनिश्चित करने की बात कही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री धामी की प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि विपक्ष इसे संरक्षित कुप्रबंधन बता रहा है। वहीं सरकार के सामने चुनौती है कि वह पारदर्शिता दिखाकर भरोसा बहाल करे और यह साबित करे कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े फंड का उपयोग सही दिशा में हो रहा है। फिलहाल कैंपा फंड विवाद ने राज्य में जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है, जिसका राजनीतिक असर आने वाले समय में और तेज हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कैंपा का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया है, उसका इस्तेमाल वनों, वन्यजीव संरक्षणों के साथ कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए उपयोग नहीं किया गया, बल्कि उसको अधिकारियों की विलासिता के ऊपर उपयोग किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के संरक्षण में केंद्र से मिले कैंपा फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि कैंपा फंड का उपयोग वनों और वन्यजीव संरक्षण की बजाय अफसरों की विलासिता पर किया गया है, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जो सरकार की मिली भगत को दर्शाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कैंपा फंड की लूट, सरकार का संरक्षण, यशपाल आर्य का आरोप, बीजेपी का खंडन। नेता प्रतिपक्ष का धामी सरकार पर निशाना, बीजेपी का यशपाल आर्य पर जवाबी हमला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा फंड के दुरुपयोग को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि कैंपा फंड का उपयोग वनों, वन्यजीव संरक्षण और फील्ड कर्मचारियों के सशक्तिकरण की बजाय अफसरों की विलासिता पर किया गया। कैंपा फंड से खरीदी गई 23 बोलेरो कैंपर और 8 बोलेरो नियो फील्ड की बजाय डीएफओ, एसडीओ जैसे अफसरों की सुविधा में लगा दी गईं। यशपाल आर्य ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में पहले ही कैंपा फंड से आईफोन और लैपटॉप खरीदे जाने का खुलासा हो चुका है। इसके बावजूद ना तो दोषियों पर कार्रवाई हुई, ना ही नीति बदली गई, जो सरकार की मिली भगत को दर्शाता है। यशपाल आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जानकारी और निगरानी में ये सब हुआ, इसलिए ये प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि संरक्षित कुप्रबंधन है। यशपाल आर्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट ने 2025-26 के लिए कैंपा फंड से 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति को उपलब्धि की तरह पेश किया, जबकि सरकार ये बताने में असफल रही कि इस धन का उपयोग किस उद्देश्य से और किस लाभार्थी के लिए हुआ, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास है। नेता प्रतिपक्ष ने कैंपा फंड के उपयोग की सीबीआई जांच, दोषी अफसरों के तत्काल निलंबन और मुख्यमंत्री धामी की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और भ्रष्टाचार के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैंपा फंड जो है वो तो विशेष रूप से वनों के संरक्षण के लिए
और वन संबंधी गतिविधियों के लिए, भूमि संरक्षण के, ऐसी चीज़ों पे खर्च होता है। और नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी ने सही आरोप लगाया है कि ये सरासर लूट है और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के संरक्षण में वन विभाग में ये लूट मची हुई है। जिस फंड का उपयोग कैंपा फंड का वनों के संरक्षण के लिए आया था, वनीकरण के लिए आया, वन से संबंधित गतिविधियों के लिए आया, उससे यदि लैपटॉप और आईफोन खरीदे जा रहे हैं तो ये तो लूट है। और ये लूट निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण में हो रही है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर 1% भी कहीं पे गड़बड़ है तो पुष्कर सिंह धामी जी उनको छोड़ने वाले नहीं है। वैसे तो हमारे वन मंत्री का मामला है, वन मंत्री नहीं छोड़ेंगे पहले तो। अगर बात आगे बढ़ गई तो मुख्यमंत्री जी उस को चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जिसने भी गड़बड़ किया वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपने इसका उदाहरण अभी भी देखा होगा, ताज़ा उदाहरण आपको मिला है कि होमगार्ड में जो जिस तरह का कार्य हुआ है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की। कैंपा फंड जारी होने का गुणगान कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीओजी रिपोर्ट का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और इस पूरे गड़बड़झाले के लिए क्या मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय होगी। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं रुड़की की, जहां पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में बेनारसी गांव में रविदास जयंती के खास अवसर पर निकली शोभा यात्रा के बाद भड़के हिंसक संघर्ष ने अब खूनी रूप ले लिया है। दरअसल इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से एक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि संघर्ष में दोनों तरफ से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल रविवार शाम रविदास जयंती पर शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते ये विवाद उग्र हो गया और पथराव के साथ साथ फायरिंग तक की नौबत आ गई। थाना भगवानपुर क्षेत्र के बेनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मंगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फ्रेंस किया जाएगा।